तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आज ये जो मॉडल पेपर है एक घटना चक्र टोर सीरीज है ना, जो देख सकते हैं पेड एग्जाम का 2023 का घटना चक्र टोर सीरीज आपकी आ चुकी है। तो उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आवाज वगैरह मिल पा रही है? चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी है और घटना चक्र टोर सीरीज में जो आपकी क्वेश्चन है कितना स्कोर आपका जा सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। तो भैया देख सकते हैं भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम, देखो आपसे हमेशा पूछा जाता है सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पर पूछा है सबसे कम। हमने कहा कि एक ही आपको ट्रिक याद रखना है कि बचपन का सपना एमबीए, बचपन का सपना क्या है एमबीए। अब आपसे पूछे कि भैया सबसे कम, सबसे ज्यादा, या दूसरे नंबर, या चौथे नंबर, या पांचवें नंबर। मान लो अगर आपसे पूछ लेता है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय पांचवें नंबर में, तो आप कहेंगे म्यांमार कहेंगे। आपसे पूछे तीसरा नंबर तो आप कहेंगे पाकिस्तान कहेंगे। आपसे पूछा सबसे कम तो आप कहेंगे अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा पूछे तो आप कहेंगे बांग्लादेश। कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हैं, इसी ट्रिक से आंसर बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आ रहा है सी नंबर है अफगानिस्तान। देखिए सबका जवाब बिल्कुल सही आ गया है। आपका जवाब हो जाएगा क्या? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं। आप कहेंगे सर भारत में देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और ये जो अपडेट हुआ था कब, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 2020। क्या 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो भारत के जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश थे दादरा नगर हवेली, है ना, और दमन द्वीप आपके थे जो केंद्र शासित प्रदेश में हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। यहाँ पर 3 नंबर में, तो 3 की अगर बात करते हैं तो पंजाब दिया है मोहिनीअट्टम। आप कहेंगे मोहिनीअट्टम भैया केरल का है, कहाँ का है? आप कहेंगे सर ये केरल का है, तो ये तो गलत हो गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कथक है, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे तमिलनाडु ओडिसी, तो ओडिसी तो भैया ओडिशा का है। असम का पूछे तो भैया असम का क्या है, तो भैया असम का यहाँ तो आपका कथकली होगा नहीं, क्योंकि कथकली कहाँ का है, तो आपके केरल का है। ठीक है ना, तो इस कारण से ऑप्शन बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर करिए भाई, है ना। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग वीडियो को भी लाइक करिएगा, ठीक है, तभी आनंद आएगा। क्योंकि इस क्लास में देखिए इतने लोग जुड़े हैं और देख सकते हैं कि आपको घटना चक्र टोर सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। तो भैया आप लोगों को फर्ज बनता है कि आप लोग देखिए कोई पैसा तो आपको लगाना भी नहीं पड़ा है, हम आपको तुरंत यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं जैसे भी मार्केट में कोई भी आता है। तो भाई लाइक शेयर तुरंत कर दिया करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को दिया गया है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका है परम वीर चक्र। कौन सा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, परम वीर चक्र जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये होता है जब दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की वीर शूरता और त्याग दिया जाता है, त्याग प्रदान किया जाता है, तब होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहे अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाते हैं। बताएगा ये अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वतीय दिवस है ये किस तारीख को मनाते हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है 11 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय अर्थात पर्वत दिवस मनाया जाता है। और ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2002 में घोषित किया गया था, ठीक है। और पहली बार जो मनाया गया था 2003 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयुक्त संगठन अर्थात सार्क की स्थापना हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है, याद रखिएगा कि सार्क में जो सदस्य वो आपके कौन है, तो 8 सदस्य आपके हैं, जिसमें से इसमें भारत भी सदस्य है। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, है ना, 7 स्थलीय और 2 आपके जलीय, मतलब 9 हो गए। एक भारत हो गया तो कितने हो गए? 10 हो गए। इसमें से आपका म्यांमार और चाइना ये इसके सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कहेंगे इसमें 8 सदस्य और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर 1985 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो आप कहेंगे इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आपके काठमांडू में है। कहाँ पर है? काठमांडू में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका अर्थात जो हिल स्टेशन है ये उत्तराखंड में नहीं है। अब आप कहेंगे सर उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो नैनीताल भी है, मसूरी भी है और दरिंगबाड़ी भी है, लेकिन चक्राता जो दिया गया चक्राता, भैया याद रखिएगा कि जो चक्राता है ये आपका नहीं है, ठीक है, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो इस कारण से जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 8 जवाब देना है। और 8 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर मेजर ध्यानचंद, है ना। मेजर ध्यानचंद का आप लोग नाम जानते भी होंगे, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। देखो लोकसभा की बात कर रहा है, जब लोकसभा की बात किया है तो आप कहेंगे सर 25 वर्ष होता है। कितना होता है? 25 वर्ष के होता है, ठीक है। और अगर पूछे राज्यसभा के लिए तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। वोट देने के लिए 18 वर्ष होता है और 21 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तब आपको 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। बहुत बार पढ़ाया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है। आप कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र, है ना, साथ साथ निजी क्षेत्र
जब आपस में क्या हो विद्वान होते हैं वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो देखा गया किसमें देखा गया, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, गेहूं में देखा गया था। अगर क्वेश्चन पूछे हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे स्वामीनाथन, है ना, स्वामीनाथन को कहा जाता है जो कि भारत में हरित क्रांति का जनक है ना। अगर विश्व में पूछ लेता डॉक्टर नारायण बोरला को कहा जाता है। और हाँ देख सकते हैं कि हाँ जो आपके यहाँ पर हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन, इनका हाल ही में निधन हो चुका है ना, इनका हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो कब किया गया था। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर देखा जाए तो बी नंबर हो जाएगा, 1949 में किया गया था। कब किया गया था, 1949, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1949 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक का गठन किया गया, स्थापना की गई थी। और जो आप कह सकते हैं राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था, ठीक है। दोनों डेट को याद रखना है। अगला है काली क्रांति का संबंध किससे है। अब आप कहेंगे सर जी काली क्रांति क्या होती है, तो भैया काली क्रांति पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, कच्चा तेल उत्पादन होता है। क्या होता है, कच्चा तेल उत्पादन जो होता है वो काली क्रांति होती है। अगर आप पूछे कि यहाँ पर मत्स्य उत्पादन क्या होता है तो मत्स्य उत्पादन होता है नीली क्रांति होता है ना। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो और भी क्रांतियाँ होती हैं, जैसे लाल क्रांति होता है टमाटर मांस उत्पादन से होता है ना। यहाँ पर हरित क्रांति में खाद्यान्न होता है, श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन होता है, पीली क्रांति में तिलहन होता है, काली क्रांति में कच्चा तेल होता है, ठीक है। आगे बढ़ेगा, कह रहा है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ। बताइएगा कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो गठन हुआ ये कब हुआ था। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, 1 जनवरी 2015। कब, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर गठन किया गया था नीति आयोग का, ठीक है ना। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या होती है। बताइएगा कि प्रकाश की अगर तरंग दैर्घ्य मापना है तो इसकी इकाई क्या होती है। आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एंगस्ट्रॉम होती है। क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला है टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो टीवी रिमोट होता है, ये जो कंट्रोल टीवी रिमोट कंट्रोल एक के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा इंफ्रारेड तरंगे कौन होती हैं, इंफ्रारेड तरंगे होती हैं, इनके सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और ये लंबी तरंगे होती हैं ना, ये तरंगे लंबी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगे होती हैं जो कि रिमोट में लगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड के द्वारा उत्पन्न होती हैं, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन ए को के नाम से भी जानते हैं। जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए होता है, इसको किस नाम से जानते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा सी नंबर रेटिनाल। क्या हो जाएगा, रेटिनाल के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन देखिए सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। आपका जवाब बन जाएगा सी नंबर बन जाएगा, ठीक है। और देखा जाए आंखों के लिए जैसे बीमारी होती है इससे सही हो सकती है, रतौंधी होती है। तो विटामिन ए के लिए क्या होता है, हरी सब्जियां खाइए, गाजर खाइए, मछली का तेल अर्थात मछली खाइए। अगर मछली नहीं खाते तो मछली का तेल का सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 देना है। तो आप कहेंगे गलने लगती है, और गलने मतलब होता है गैलियम, गलने मतलब गैलियम, तो ये भी आपको याद रहेगा, है ना। गलने लगती है अर्थात गैलियम। तो गैलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 31 होता है। ये शुद्ध अवस्था में मुलायम और चमकदार होती है और साधारण तापमान पर अर्थात हथेली पर रख लिया जाए तो पिघल जाती है। और इसका प्रयोग किस में करते हैं, तो अर्धचालकों के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता क्या है, तो आप कहेंगे सर यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पर NH2CONH2। क्या बन सकता है, देखिए 19 नंबर में ऑप्शन क्या आ रहा है, NH2CONH2, यही तो होता है। तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो थोड़ा सा घुमा दिया गया है। घुमा क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे NH2 अर्थात अगर इसको ऑप्शन देखा जाए इस वाले को, ठीक है, तो इसका अगर गुणा कर देंगे NH तो इसका 4 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं NH2CONH2 क्योंकि स्क्वायर में है तो एक इसमें से निकाल दीजिए, और निकाल देंगे तो इसको तोड़ने में क्या होगा, NH बनेगा, NH2 हो जाएगा। और एक स्क्वायर लगा है तो CONH2, कहीं ना कहीं इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार दिया है 20 नंबर में। अब आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कौन से भारतीय संविधान मतलब कौन से संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपनाए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके आए हैं कहाँ से आए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से आए, मतलब आयरिश संविधान से हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं।
चलिए, भारत का संविधान जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर देखिएगा, यहाँ पर 26 नवंबर। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान आपका बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 के दिन नागरिकता है, अस्थायी संसद है और अस्थायी संक्रमणीय उपबंध काफी लागू कर दिए गए थे, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं, ये निर्णय कौन ले सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 23 नंबर में, मतलब यहाँ पर मुद्रा बिल मतलब हो गया धन विधेयक। तो धन विधेयक है अथवा नहीं, है ना, उसी को कहते हैं मुद्रा बिल। तो धन विधेयक अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए आर्टिकल नंबर 110 का जो थर्ड होता है उसमें बताया जाता है, इस बारे में बोला गया है। अगला है, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन है? भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय इनमें से है कौन? 24 नंबर में तो ये है भैया आपका कलकत्ता, है ना। जो कलकत्ता है ये सबसे पहले स्थापित किया गया था, ठीक है, सबसे पहले स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, ये थे आपके कौन? चर्चिल। कौन थे? यहाँ पर प्रधानमंत्री चर्चिल थे, जो कि देखा जाए 1940 से 45 तक आपके ये प्रधानमंत्री इंग्लैंड के रहे थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी? आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपके एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट। दोस्तों याद रखिएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और देखा जाए जो 32 नंबर का हुआ था क्या अधिवेशन, ये 32वें नंबर का था, 1917 में कलकत्ता में हुआ था और इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। देखा जाए यहाँ पर सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू ये दोस्तों 1925 में कानपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें आपके बने थे, जो कि 40वें नंबर के, ये 40 नंबर का अधिवेशन उसमें से आपकी बहनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि खिलाफत समिति का गठन कब और कहां पर हुआ था? खिलाफत समिति का गठन कब और कहां पर हुआ था? 27 नंबर में। तो आप कहेंगे सर खिलाफत समिति का हुआ था बॉम्बे, है ना, जो कि 1919 में, ठीक है, 1919 में किया गया था। और देखा जाए तो इसमें से अली बंधु हो गए, शौकत अली हो गए, मोहम्मद अली, इनको मुख्य रूप से श्रेय दिया जाता है। अगला दिया गया है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? सॉरी, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 28 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 1908। कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया था, है ना। और दुर्भाग्य से देखा जाए राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाली जो कैनेडी थी, उनकी पत्नी और पुत्री वो मारी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह जो आपका है इनमें से वो हो क्या जाएगा? तो आप कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता दिया है, तो 29 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, याद रखिए लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल दोस्तों ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पत्तन नगर बंदरगाह के साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? 30 नंबर में। तो 30 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है, विजेता इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? 31 नंबर में। तो दोस्तों 31 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा ब्राह्मी लिपि। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया है, कह रहे किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो 32 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखिएगा दारा सिकोह। दारा सिकोह ने क्या किया था कि जो उपनिषद थे उनका फारसी में अनुवाद किया था, तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? 33 को ऑप्शन देना है। और दोस्तों 33 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा सूरत में। कहाँ पर है? तो आपकी सूरत में स्थापित की गई थी। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, जिसका भी आ रहा है ए नंबर, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम है, वर्षा की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर जवाब दीजिए। सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? चलिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम है अर्थात वर्ष की अवधि क्या है, ये आपसे कह रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए 34 नंबर में, तो 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा जून से सितंबर। क्या होता है? जून से सितंबर तक देखा जाए तो ये मानसून आपके यहाँ पर होता है ना। और भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ये दो शाखाओं में होता है। एक तो बंगाल की खाड़ी में भी होता है दक्षिण पश्चिम, एक तो यहाँ से भी आता है और एक यहाँ से भी आपका आता है, ठीक है, अरब सागर से आता है, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है। तो आपका जवाब क्या होगा, आप कहेंगे सर 35 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों का जो मिलन है ये कहाँ पर होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों का जो मिलन है होता कहाँ पर है। चलिए, नीलगिरी की पहाड़ी, बिल्कुल सही है। लेकिन नीलगिरी की पहाड़ी जब दिया है 36 नंबर में तो ऑप्शन लगाइए क्या, यहाँ पर ए लगाइए नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगर नीलगिरी की पहाड़ी नहीं होता तो आप कार्डमम की पहाड़ी बताते, क्योंकि कार्डमम की पहाड़ियाँ कहीं ना कहीं नीलगिरी पहाड़ी का ही हिस्सा हैं। लेकिन जब ऑप्शन में दिया गया है आपका ए नंबर तो आपको यही आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है। आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर भादला। क्या है, भादला। ये दोस्तों देखा जाए तो भादला पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। और देखा जाए इससे पूर्व भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र जो था माधापुर था, जो कि भुज कहाँ है, गुजरात में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो भैया जो भारत शासन अधिनियम था 1935 इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था किसने। तो 38 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 38 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। अब आप बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए, आप कहेंगे सर भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन है, गंगा नदी। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर, राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित का मिलान करना है। यहाँ पर 40 नंबर में अगर आपसे पूछे मिलान करना है तो आप कहेंगे सर इटली की अगर बात करते हैं, इटली की राजधानी रोम है। क्या है, रोम हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिनलैंड की बात करते हैं तो आप कहेंगे हेलसिंकी है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कनाडा की बात करें तो कनाडा की ओटावा जो कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। यूक्रेन की क्या है तो आपकी यूक्रेन की हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका आंसर यहाँ पर बन सकता है 2 3 4 1। देखिए कोई ऑप्शन दिया है 2 3 4 1, 2 3 4 1, देखिए ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रत्नाकर का संधिविच्छेद बताना है। चलिए, रत्नाकर का संधिविच्छेद क्या होगा, 46 नंबर जवाब देना है। आप कहेंगे रत्नाकर रत्नधन आकर, रत्नधन आकर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। रत्नधन आकर आपका जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब आपका है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसमें संधि कौन सी है, तो आपकी दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा की मात्रा है। देखो रत्नाकर, बड़ा की मात्रा आ गई तो आपका दीर्घ हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम क्या होता है, तो अनिवार्य, कोई चीज़ अनिवार्य होती है तो इसका कहेंगे कि आपकी इच्छा पर निर्भर है, तो इसका मतलब ये वैकल्पिक हो जाएगा, है ना, वैकल्पिक, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, कौन शब्द अनीक का पर्यायवाची है, 48 नंबर है। तो अनीक होता है सेना का, किसका होता है, सेना। सेना कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर दिया गया है। अनेक है, कटक है, अन्नी है, चमू है, दल है, वाहनी है, ये सब होते तो ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अली कामा अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, 49 नंबर में। तो आप कहेंगे सर देखा जाए अली और अली मतलब होता है दोस्तों भौरा, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है कहीं ना कहीं देखा जाए 49 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भौरा और सखी हो जाएगा, क्योंकि हमें बताया बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा लास्ट में भी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है लाभ ही लाभ का अर्थ क्या होता है। लाभ ही लाभ, इसका अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। लाभ ही लाभ मतलब होता क्या है, मतलब होता है 5 उंगलियां घी में, है ना, 5 उंगलियां घी में, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। चलिए बताइएगा कि भारत की पहली सोलर सिटी आपकी है कौन, इसका आंसर क्या बनेगा। 61 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, सांची। क्या है, भारत की पहली सोलर सिटी है सांची। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने देश की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन किया है। और सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग देखा जाए 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह भी रहा है कि सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दोस्तों भारत का पहला यूपीआई एटीएम है और किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है। 62 नंबर ऑप्शन देना है। तो देखिए 62 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, हितामी पेमेंट सर्विसेज। क्या, हिताची पेमेंट सर्विसेज, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो ये एनपीसीआई के सहयोग से ये शुरुआत की गई है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, 63 का ऑप्शन देना है। 63 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई कौन सा, बी नंबर है, 23 अगस्त को मनाते हैं, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और प्रमुख
कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 64 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। क्या जया वर्मा सिन्हा है? इसका जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि भैया रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो ये है जया वर्मा सिन्हा। इसका आंसर राइट हो जाएगा। 64 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। कोई भाई अपडेट तो नहीं है? सही है। चलिए अगला बताइएगा, कह रहा है अगस्त 2023 में 65वां जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है 2023 में प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा? तो कह रहा है किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा? तो आप कहेंगे सर 65 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर रवि कन्नन। कौन है? डॉक्टर रवि कन्नन है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? 66 नंबर का ऑप्शन देना है। और 66 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मोहन बागान एसजी। क्या नाम हो जाएगा? मोहन बागान एसजी ने ईस्ट बंगाल को 3-0 से पराजित कर डूरंड कप 2023 अपने नाम किया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। देखा जाए मोहन बागान ने सर्वाधिक 17वीं बार इस फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। कितने? 17वीं बार जीता है। बहुत अच्छी बात है। अगला है भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है? 67 नंबर में। दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 67 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पर है? बेंगलुरु, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया रहा है? तो ये भारत में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है। यहाँ पर देखिए 68 नंबर में, तो 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना में। कहाँ पर है? तो आपके तेलंगाना, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, तेलंगाना में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा? बताइएगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा? 69 का ऑप्शन देना है। और 69 का ऑप्शन डी हो जाएगा 18। कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 18 उत्पादों को शामिल किया जाना है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हरिपुर, क्या दिया है? हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? बताइएगा कि हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये है आपके आजमनगर में। कहाँ पर? आजमगढ़। आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में आपका है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। पहला क्वेश्चन को दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो चलिए बताइएगा किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या, नेपाल की भी लगती है, म्यांमार की भी लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, लेकिन आपके ईरान की नहीं लगती है। तो जिसको ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर है, आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप कहेंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा से ये पूछा भी गया है। आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो आपका राजस्थान है ये सबसे बड़ा है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखा जाए तो मध्य प्रदेश आता है, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर इसके बाद यूपी का स्थान आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है? चलिए कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है? यहाँ पर देखो आपको बताया गया है। तो आपसे कह रहा है घूमर जो कि राजस्थान का है, मतलब पहला पॉइंट तो वही सही दिया गया है। भांगड़ा आपका पंजाब का, ये भी सही है। लावड़ी आपके कहाँ का दिया गया है? तो आपके महाराष्ट्र का है। और बिहू आपसे कह रहा है बिहार का, तो ये तो गलत दिया है। याद रखिए बिहू कहाँ का है? तो ये है आपके असम का है साथियों। कहाँ का? असम, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को ऑप्शन देना है। अब दोस्तों साहित्यिक के लिए पूछा है तो अर्जुन पुरस्कार तो होगा नहीं, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है किसको? खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया सी नंबर, ब्यास सम्मान, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ब्यास सम्मान ये भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार आपका है। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 5 का ऑप्शन देना है। और दोस्तों 5 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। और आपसे पूछे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो आप कहेंगे 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो आपके है कहाँ पर? तो यहाँ पर कहाँ? आपके रोम में है। रोम जो कि आपके इटली में है ना। और अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कहते हैं 1961 में आपकी हुई थी। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, उद्यमी जो आपका ये है आत्मकथा किसकी है? द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस,
ये जो आपके प्रसिद्ध उद्यमी डॉक्टर हैं, इनका नाम है वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दूध क्रांति के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम ताकत क्या है या अधिकतम संख्या क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, सॉरी आप अधिकतम पूछ लिया ना, और अधिकतम अगर पूछा गया है तो ऑप्शन क्या देंगे? यहाँ पर सी देंगे आपके 552। क्या हो जाएगा? 552 आपको जो आंसर लगाना है यहाँ पर आपको सी लगाना, याद रखिएगा, क्योंकि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यही क्वेश्चन 2021 में आया था, और 2021 में जब आया था तो आपको क्या सही किया गया था? 552 ही सही किया गया है। ठीक है, किताब में आपका डी दिया है, जबकि आपको याद रखना है अधिकतम लगा देता है, तो 2021 में आपका 552 ही सही किया गया था। सुधार कर ले सकते हैं आप लोग। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति इनमें से क्या है? तो आप कहेंगे सर 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, इसमें से मुख्य रणनीति जो आपकी है इनमें से क्या है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी आते हैं। इसका ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया था? देखिए, हरित क्रांति में देखा जाए, कह रहा है बीजों की अधिक उपज के लिए, भी सही है। सिंचाई, ये भी सही है। उन्नत तकनीक, ये भी सही है। लेकिन गांव की सड़कों में सुधार, क्या ये हरित क्रांति से क्या है? क्या नहीं है ना? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? पहला जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी या शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था? चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था? 11 नंबर में। तो 11 का ऑप्शन से क्या हो जाएगा? तो 11 का ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। 1993 में। कब बनाया था? 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो सहकारी बैंक है उनके लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था, और इसके परिणाम स्वरूप देश में देखा जाए तो सहकारी बैंकों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्कला, चौवारा, चकावड़ और नतीका ये राज्य समुद्र तट में आपके हैं, लेकिन ये आपके हैं कहां पर? तो भैया ये केरल में आपके हैं। कहां पर है? ये आपके केरल के तट पर आपके हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, ये आपके केरल के समुद्री तट आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो आपका हुआ है कहाँ हुआ है, यहाँ पर कब हुआ था, है ना? हमने इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन पढ़ाया भी है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ है ना, ये बताना है कि आपके कब हुआ था। आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा बी नंबर 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952। अगर डेट पूछे तो आप कहेंगे 6 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, और ये एक संविधानोत्तर निकाय आपकी है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बाद में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन का पहला जो नियम है वो किस रूप में जानते हैं? 14 का ऑप्शन देना है। और 14 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, जड़त्व का नियम। याद रखिए, न्यूटन का जो पहला नियम होता है वो जड़त्व के नियम के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? 15 नंबर में। दोस्तों 15 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेंडल। क्या हो जाएगा? ये है आपका मेंडल जी हैं, इन्हें आनुवंशिकी का पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D या 3D बीमारी के नाम से भी जानते हैं? और इसमें डिमोनोसिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस ये जो आपका है ये शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा, ये है आपका पेलाग्रा रोग। ठीक है, पेलाग्रा रोग को 3D बीमारी के नाम से जानते हैं। मतलब क्योंकि इसमें व्यक्ति में क्या होता है, डिमेंशिया, है ना, डायरिया और आपका डर्मेटाइटिस, ये 3 रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और ये रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, नियासिन। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं सूखी बर्फ, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, सूखी बर्फ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि धोने का सोडा क्या है? धोने का सोडा क्या है? 18 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। तो धोने का जो सोडा होता है उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी हो जाएगा। यहीं पर बोल देता कि खाने वाला सोडा, तो उसमें क्या लग जाता? बाई लग जाता, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा हो जाता। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समता से संबंधित जो आपका है इनमें से वो आपका है क्या? तो यह समता है, समक्ष है, अर्थात देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद जो आपका 14 है। ठीक है, अनुच्छेद 14 यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। और देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपके समानता संबंधित आपको दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका जो 17 है वो किससे है? तो अस्पृश्यता है, छुआछूत उन्मूलन है, उससे जुड़ा हुआ है। 16 में क्या होता है? लोक नियोजन में समान अवसर मिलता है। 15 में क्या होता है? धर्म, जात, लिंग, है ना, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब चीजें हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 44 है, ये नागरिकों के लिए समान
समान नागरिक संहिता संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता जो संबंधित है, आप कहेंगे ये सर आपके राज्य के नीति निषेध सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है? बताइएगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर जवाब देना। वीडियो को भी लाइक शेयर करेंगे दोस्तों, जितने भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, है ना। और जो लोग यहाँ पर हनुमान जी बन जाते हैं, जिनको याद दिलाना पड़ता है, तो भैया आप लोग पहले से ही लाइक कर दिया करिए, ठीक है ना। सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। पहला, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा? अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन आपका डी आ रहा है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिल्कुल सही जवाब है, यहीं पर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। जो कि देखा जाए कि जो प्रथम आपकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना। और इसके बाद फिर क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें से आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध तरीके से स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र राज्य संबंध किस आपकी अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध, और ये केंद्र राज्य संबंध जो आपका है ये 7वीं अनुसूची में है। देखिए ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में आपका है। और इसके अंतर्गत 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों का जो पर्यवेक्षक करता है वो कौन करता है? जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इनका पर्यवेक्षक जो करता है वो कौन करता है? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये होता है जो आपका उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। जो उच्च न्यायालय होता है आर्टिकल नंबर 227, आर्टिकल नंबर 227 के तहत यहाँ पर करता है। यहाँ पर दोस्तों मतलब क्या हो सकते हैं कि जिसे बोलते हैं पर्यवेक्षक मतलब होता है अधीक्षण। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया था वो कब किया था? दोस्तों यहाँ पर 24 को ऑप्शन देना है, और 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1939 में। कब किया था? 1939, जिसका ऑप्शन आ गया है 24 नंबर का, वो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा कि 1938 में हरिपुरा में भी रहे थे ये अध्यक्ष, लेकिन 1939 में त्रिपुरा के कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा मतभेद हो गया, जिससे उन्होंने अपने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। इस बार राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अब वापस लिया था 25 सितंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो चौरी चौरा की जो घटना है इसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा का कांड हुआ था, है ना, उसे महात्मा गांधी को बहुत दिक्कत हुई, है ना, क्षुब्ध हो गए, कहीं ना कहीं मन विचलित हो गया, तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि स्वराज पार्टी के गठन की असफलता के बाद हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था वो किसकी असफलता के बाद हुआ? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ है वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और कब हुआ था? जनवरी 1923 में। जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, है ना, इनके माध्यम से किया गया था। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, है ना। ये शब्द बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो शब्द कहा था वो किसने कहा था? ये शब्द जो कहा वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों कि जो 1935 का अधिनियम है वो एक कार है लेकिन इसमें ब्रेक नहीं है, मतलब एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी यहाँ पर 28 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर चंद्रशेखर आजाद के द्वारा गठित किया गया था, जो कि 1928 में किया गया था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, है ना। और इसका उद्देश्य था कि भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना किया जा सके। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? चलिए बताइएगा कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम इनमें से कौन था? 29 का ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा, यहाँ पर देखा जाए कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर सिद्धार्थ, याद रखिएगा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। और जन्म हुआ था कहाँ पर? तो आपके कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। माता का नाम महामाया जो आपकी थी, महामाया जो कि कोली राज्य की कन्या थी, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया था, ठीक है। और उसे जो ग्रह त्यागा गया था उसे बोला गया था महाविनिष्क्रमण। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कार्नवालिस कोड लागू किया गया था? कार्नवालिस कोड जो लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो भैया आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर 93 की 30 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ही हो जाएगा 1793। क्या हो जाएगा? 1793 में कार्नवालिस कोड लागू किया गया था। कार्नवालिस कोड मतलब जिसे बोलते हैं कार्नवालिस संहिता बोलते हैं, मतलब शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, जिसके तहत कर और प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? देखो नहीं शब्द आपसे दे दिया है।
तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कोटदीजी है, बालाकोट भी है, चंदोड़ो है, लेकिन जो आपका दिया गया है सुरतुगई, क्या सुरतुगई जो दिया गया ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं। और भैया ये जो स्तंभ है कौन है? तो ये स्तंभ इलाहाबाद, कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है? इलाहाबाद स्तंभ में आपके समुद्रगुप्त के विजय के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये हुआ कब था? जल्दी से बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट एक साथ दिए गए हैं। अब आप देखेंगे 33 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये 1627 में हुआ था। 1627 में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर 1674 में क्या हुआ था? इनका राज तिलक हुआ था, ठीक है ना। तो 1674 में राज्याभिषेक के बाद ही इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किया था। और 1680 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? चलिए अब आप देख सकते हैं भारतीय राज्य में जो उत्तर पूर्वी मानसून है इसकी वजह से तमिलनाडु राज्य में आपकी वर्षा होती है। तो तमिलनाडु राज्य कहाँ पर है? ऑप्शन सी आपका दिया गया है, ठीक है ना। ये आपकी जो बारिश होती है यहाँ पर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर के समय अर्थात सर्दियों में होती है। अगला दिया गया है कह रहे रेगिस्तान क्षेत्र किस प्रकार की वनस्पति समान रूप से पाई जाती है? मतलब जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की वनस्पति समान रूप से पाई जाती है? यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो भाई कम वर्षा होती है, वनस्पतियां भी दूर दूर होती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो आपके क्षेत्र होते हैं वहाँ पर झाड़ी मिलती हैं, क्या झाड़ियाँ मिलती हैं। तो ऑप्शन क्या बचेगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो आपकी कौन सी है? आपका जवाब हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी दोस्तों, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जो नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जाती है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म आपका पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? पहाड़ी दर्रों में आपसे कह रहा है सही, आपसे ये पूछा गया सही है। तो बोमडीला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है तो नहीं है, ये कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? आपके सिक्किम में है। लिपलेक कहाँ पर है? तो आप कहेंगे यूके में है ना, यूके हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? तो रोहतांग दर्रा आपका कहाँ पर है? तो आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। इसका मतलब ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल गया है कौन? यहाँ पर 37 नंबर में ऑप्शन जो सी आ गया है वो आपका राइट हो गया है कि लिपलेक कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? 38 नंबर में दोस्तों 38 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है। क्या? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली इनमें से कौन सी है? यहाँ पर बताएगा कि भारतीय हरित क्रांति की जो जन्मस्थली है इनमें से क्या है? यहाँ पर 39 को ऑप्शन देना है। तो यह 1966 में प्रारंभ किया गया था, है ना, हरित क्रांति। और देखा जाए तो ये आपका कहाँ पर है? तो आपके पंतनगर में है। पंतनगर बहुत योगदान दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए यही आपके हरित क्रांति की जन्मस्थली, आपका आंसर नंबर हो जाएगा। और देखो हमने आपको बताया 2023 में, क्या 2023 में जो आपके हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन, उनका निधन यहाँ पर हो गया था, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित का से मिलान आपको करना है। यहाँ पर जो मिलान आपका हो सकता है कौन सा सही हो सकता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपसे पूछा है देश और मुद्रा। आप कहेंगे सर यूक्रेन की मुद्रा क्या है? रिन्बेया। यहाँ पर ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। भूटान के आप लोग जानते हैं निक्ट्रम हो जाएगा। ये निक्ट्रम आपका जो आपका हो गया 1। और क्यूबा की राजधानी पूछे तो आप पेसो, क्या बताएंगे? पेसो बताएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा। रोमानिया की मुद्रा क्या है? तो रोमानिया के रोमानिया ल्यू, यहाँ पर दिखे इसका 2 हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? 3 1 4 2 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 देखिए ऑप्शन पहला ही राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि घर का वेदी लंका ढाई, इस कहावत का अर्थ बताना है। घर का वेदी लंका ढाई, इसका सही अर्थ क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर घर का वेदी लंका ढाई, इसका मतलब होता है कि आपसी फूट से सर्वनाश होता है ना। यहाँ पर आपसी फूट से सर्वनाश होता है। आपसी फूट से सर्वनाश ये वाला लगाइए। यहाँ पर आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। यहाँ पर दिया गया है तिरस्कार, और तिरस्कार को अगर संधि करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आधासा है इसको विसर्ग लगा दीजिए, और विसर्ग लगा देंगे तो ये बन जाएगा तिराधनकार। अर्थात देखा जाए 47 नंबर में वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों जटिल का सरल का जटिल दिया गया है। क्या जटिल दिया गया है भैया? सरल का जटिल सही है, साकार का निराकार सही है, सादर का निरादर सही है। यहाँ पर दिया है साक्षर का अक्षर दिया गया है, क्या सही है? क्या
ये पॉइंट का सही है क्या भाई? साक्षर का निरक्षर होता है, साक्षर का क्या होता है? निरक्षर होता है, निरक्षर होता है, मतलब देखा जाए तो भैया यहाँ पर आपका गड़बड़ी है ऑप्शन डी नंबर पे। अगला है पक्षी का पर्यायवाची क्या है? पक्षी का पर्यायवाची क्या हो सकता है? और पक्षी के पर्यायवाची बहुत होते हैं, खाग, पिघोरू, पखेरू, परिंदा, है ना, ये होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ऑप्शन जो आपका आ गया है यहाँ पर डी नंबर विहा का आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्या है? कृपण और कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ इनमें से बताना है। यहाँ पर दिया गया कृपण क्या होता है और कृपाण क्या होता है। अब आप बताइएगा 50 नंबर का ऑप्शन क्या लॉक कर दिया जाए। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 50 नंबर में तो आपका बी हो जाएगा। कृपण मतलब कंजूस होता है और कृपाण मतलब होता है कटार, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहे हैं अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया है। चलिए बताइएगा कि अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया है। 61 नंबर। यहाँ पर 61 की अगर बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट कर करिए जल्दी से। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 61 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके वाराणसी में किया गया है। कहां पर है? तो आपके वाराणसी में किया गया है ना। ये युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहां पर की जाएगी। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े हुए उद्योग की स्थापना जो की जाएगी वो आपकी यहाँ पर बताना है कहां पर है। तो भैया ये झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूमि में, अर्थात जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जमशेदपुर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। 63 नंबर ऑप्शन लॉक करना है और 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपके तेलंगाना में किया गया है, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है कि 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया और उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए 64 नंबर में, 64 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। 1991 में दोस्तों इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था और इन्होंने देखा जाए तो 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है 65 नंबर में। दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 65 में? यहाँ पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव आपका नागालैंड बनेगा। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बी नंबर जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर 65 नंबर का जो ऑप्शन है बी नंबर है वो राइट हो जाएगा। नागालैंड राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। लंपी त्वचा रोग मतलब होता है गांठदार त्वचा रोग के नाम से होते हैं, देखते हैं बॉडी में थोड़ी छोटी छोटी गांठ बन जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा बनाया जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। कहां पर आपके नई दिल्ली, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा और इस संग्रहालय का नाम होगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है, किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों बताइएगा प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है, ये किसे किया गया है। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और उन्हें यह पुरस्कार उनके शानदार नेतृत्व और लोगों में भक्ति देशभक्ति की भावना जगाने के लिए यह दिया गया है। अगला दिया गया है जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों को सांस्कृतिक मानचित्र यहाँ पर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 68 नंबर में और 68 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिए 6.5 लाख गांवों में याद रखिएगा कि आपके देखा जाए तो इसमें शुरुआत की गया है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में नवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर उदयपुर। क्या हो जाएगा, तो आपके उदयपुर में किया गया है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और डिजिटल युग में लोकतंत्र सुशासन को मजबूत करने के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जून 2023 में किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियों के निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक नई पहल शुरू की गई है। ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक नई पहल शुरू की गई है और ये आपके उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। और आने वाले समय में इनकाउंटर राज्य भी घोषित होगा, है ना भैया, जब चाहो इनकाउंटर मार दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर बन जाएगा। देखिए जवाब यहाँ पर सबके सही आ गए हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। 1 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या होगा। तो भैया आप कहेंगे देखा जाए जो आपका भारत है ना, और भारत में दोस्तों ये पूरब की बात कर रहा है। तो इस पूरब में देखा जाए तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जो म्यांमार और बांग्लादेश है यही इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों याद रखिएगा 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से, कुल मिला के यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है 9 से आपको मिलता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा
का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, आप कहेंगे सर यहाँ पर हाफिजा है, रऊफ भी है, धूमल है, लेकिन डोंगी नहीं है। क्या? डोंगी नहीं है, डोंगी नहीं है दोस्तों, याद रखिए डोंगी ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र ये के लिए दिया जाता है ना। लेकिन अगर हम आपसे बात करें क्या गणित के लिए दिया जाता है, तो आप कहेंगे नहीं, गणित के लिए नहीं देता है। गणित के लिए जो आपका पुरस्कार होता है एबेल पुरस्कार होता है, एबेल पुरस्कार, है ना। अब आप कहेंगे सर नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, तो आपके भौतिकी है, साहित्य है, शांति है, रसायन है, चिकित्सा है, इनके लिए दिया जाता है। आप यहाँ पर कहेंगे सर जी अर्थशास्त्र के लिए कब से शुरुआत हुई थी? क्योंकि प्रारंभ में 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन आपके 1969 से स्टार्टिंग हुई थी, अर्थशास्त्र के लिए देना शुरू कर दिया गया था। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? चलिए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा? विश्व जल दिवस की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा 22 मार्च। क्या हो जाएगा? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें से 10 सदस्य हैं, है ना। 10 सदस्य में देखा जाए तो यहाँ पर याद रखिएगा जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई और लाओस ये हैं। इसमें से भारत इसका सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। अगर पूछे आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे जकार्ता में। कहाँ पर है? जकार्ता में। स्थापना कब हुई थी? तो आपके 1967 में हुई थी। तो कुल मिला के देखा जाए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर याद रखिए चीन भी इसका सदस्य नहीं है और भारत भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के नाम से जानते हैं? पूर्व का एथेंस के नाम से ये मदुरै शहर को जाना जाता है और ये शहर आपके तमिलनाडु में है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा की प्रथम बैठक जो समाप्ति की जा सकती है, लोकसभा की बैठक समाप्ति की जा सकती है किस प्रकार से? तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान करने के द्वारा, विघटन के द्वारा, अर्थात ये सभी प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा की बैठक समाप्ति की जा सकती है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण जो शुरू हुआ था ये कब हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी ये आपकी कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जब औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव हुआ उसी के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हो गई थी, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित था? भैया पहली हरित क्रांति में जब आई तो उसमें क्या हुआ, गेहूं चावल में बढ़ोतरी हुई, लेकिन द्वितीय हरित क्रांति जो आई तो उसमें क्या था उद्देश्य, यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया है अंतर्वृष्टि वृद्धि। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखा जाए कि जो स्वामीनाथन थे वो कोयम्बटूर में हरित क्रांति के बाद अब समावेशी, मतलब समावेशी, कुल मिला के समावेशी की बात कर रहे थे, है ना। उनके हिसाब से देखा जाए तो हरित क्रांति को लाया जा रहा था। इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए की करेंसी नोट और सिक्के निर्मित किए जाते हैं? 1 रुपए के जो सिक्के होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं? अब आप कहेंगे सर 1 रुपए के नोट जो आपके हैं ये वित्त मंत्रालय के द्वारा होते हैं, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और देखा जाए कि अगर इससे बड़ी कोई होती है नोटें तो उसमें आरबीआई के गवर्नर के जो हस्ताक्षर होते हैं गवर्नर के होते हैं। अगला दिया गया है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है, 12 का ऑप्शन लॉक करना है। अब आप कहेंगे सर नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो दोस्तों ये है आपके कौन है, तो आपके अरविंद पनगाड़िया है दोस्तों। उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, ठीक है, उपाध्यक्ष बोल रहा है, ठीक है ना। वो भी आपसे कह रहा है प्रथम, क्या दे रहा है, प्रथम दे रहा है, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण क्या है? तो भाई तोप का गोला अगर यहाँ पर किया गया है तो कहीं ना कहीं तोप कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 13 का जो ऑप्शन बनेगा वो बी नंबर हो जाएगा, प्रक्षेप गति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि स्तनधारियों में सबसे छोटी जो अस्थि होती है वो आपकी कौन होती है? स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? तो आप कहेंगे सर कान की हड्डी होती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टेपे हड्डी, जो कि आपके कान में पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यह अस्थि मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित विटामिन को उनके सही वैज्ञानिक नामों के साथ आपको मिलान करना है। अब आप कहेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल होता है तो आप कहेंगे सर सी लगा दीजिए। विटामिन ई आपका होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल जो कि आपका बी हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है एस्कर्बिक एसिड होता है, तो एस्कर्बिक एसिड आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पर बचा है क्या, कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी हो जाएगा, यहाँ पर डी लगा दीजिए। कुल मिला के जो आपका आंसर बनेगा कहीं ना कहीं आंसर तो मैच करेगा ही करेगा, और शायद आपका पहला ही मैच कर भी रहा है, ए नंबर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। जो गन मेटल होता है किससे बना होता है, तो दोस्तों ये गन मेटल बना होता है कॉपर से, टिन से और जिंक से। इनको मिलाने से गन मेटल बनता है, याद रखिएगा। देखा जाए तो जिसमें से 88% कॉपर होता है, मतलब तांबा होता है, और 8 से 10% टिन हो जाता है, और 2 से 4% आपका जिंक हो जाता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए क्या जिम्मेदार होता है। जब आतिशबाजी होती है, खुशियों में पटाखे वगैरह उड़ाते हैं, तो भैया हरा प्रकाश आता है, और ये जो हरा प्रकाश होता है बेरियम के कारण। क्या बेरियम, बेरियम कहां पर है, ये ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर लाल कलर आता है तो स्ट्रांसियम के कारण, ठीक है, लाल कलर होता है तो स्ट्रांसियम के कारण। अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 24 है वो कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार को निषेध करते हैं। आप कहेंगे सर ये जो अधिकार है कैसा अधिकार है, तो ये दोस्तों आपके मूल अधिकार में दिया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा होगा उसे खतरनाक जोखिम कार्य में नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन ए बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 43 का ए दिया है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। 19 नंबर है, याद रखिएगा कि संविधान का अनुच्छेद जो आपका 43 का ए है, और जब अनुच्छेद आपको दे दिया है तो ऑप्शन दिया भी गया है कि भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आपका आता है 43, है ना, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ये आपसे पूछा गया है। अब आप बताइए क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर 395 लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आंसर लगाइए, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोक अदालतें किसके अधीन होती हैं। जितने भी आपकी लोक अदालत होती हैं, ये जो अधीन होती हैं, ये सभी किसके अधीन होती हैं, ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत होती हैं। आपका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो एक अधिनियम आया था 1987, उसके तहत इनको वैधानिक दर्जा भी दिया गया था। अगले क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं उन्हें कहते क्या हैं। तो भैया केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर बना रही है तो कहीं ना कहीं ये होता है समवर्ती सूची में, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, समवर्ती सूची। आगे बढ़िएगा। कह रहा है जय हिंद का नारा जो दिया था किसने दिया था। जय हिंद का नारा दिया था किसने दिया था, यहाँ पर 23 को ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और यह आजाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था। देखा जाए तो जैसे नमस्कार, तो उसी का एक प्रकार तरीका था जय हिंद, और आज यह सारे देश में देखो नारा बन गया है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है ना, बिल्कुल आईएमपी है। और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए भाई। देखिए इतनी देर क्लास हो गई है, चलती रहती है, अगर हम ना बोलें तो आपका फर्ज बनता है कि नहीं सर इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, तो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक तुरंत कर दिया करिए, है ना। ये टीचर को यह ना सोचा करिए नहीं जब सर कहेंगे तभी कहेंगे, उससे क्या होगा भैया, अगर हमारे कहने के बाद अगर करते हैं तो फिर उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता ना, कि हम कहें फिर आप लोग करो, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक से पहले से कर दिया करें, ठीक है। चलिए जितने लोग बचे हैं सब लोग लाइक कर दीजिएगा। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा गया है, 24 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये है आपके जेबी कृपलानी। कौन है, जेबी कृपलानी, आपका आंसर राइट हो जाएगा। और ये दोस्तों देखा जाए तो आपके मेरठ अधिवेशन में अध्यक्षता बने थे, 1947 तक आपके बने रहे थे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो किया था ये कहां से किया था। 25 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा दांडी से। कहां से, तो आपके दांडी से इन्होंने शुरुआत किया था, जो कि गांधी जी हैं। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लगभग 78 सहयोगियों के साथ 24 दिनों की लगभग यात्रा के बाद इन्होंने यहां पर पहुंचे थे, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन दीजिएगा कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी, है ना। और जो पहले न्यायाधीश थे वो आपके कौन, तो जॉर्ज जो आपके थे कौन, यहाँ पर एलिजा एम्पे थे, एलिजा एम्पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया वो किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया, आप कहेंगे सर इंकलाब जिंदाबाद ये दिया था आपके, इंकलाब जिंदाबाद आपके भगत सिंह ने दिया था। किसने, भगत सिंह ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो एक शब्द होता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन इसको क्या बनाया, लोकप्रिय बनाया, पॉपुलर बनाया, ये कहीं ना कहीं ये आपके भगत सिंह ने, ठीक है। अगर कभी ऑप्शन में आ जाता है कि आपके मौलवी हसरत मोहानी तो आप उन्हीं को लगाइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। कौन सा वेद सबसे पुराना है 28 नंबर में, दोस्तों ऑप्शन को लॉक किया जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी। अब आप ये बताइए कि हड़प नीति के लिए कौन जाना जाता है। तो भैया हड़प नीति के लिए आपके डलहौजी जो आपके हैं ना, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डलहौजी, जो कि 1848 से लेकर 56 तक ये आपके थे, और इन्होंने व्यापक नीति या हड़प नीति का सूत्रपात यहाँ पर किया था, ठीक है। और यहाँ पर 17 को सबसे
पहले यहाँ पर अपने में विलय किया था। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान महावीर का जो जन्म हुआ वर्तमान समय में हुआ था, मतलब कौन से राज्य में, वर्तमान में जो राज्य है वो कहाँ पर है, तो भैया ये है आपके बिहार में है। कहाँ पर है, यहाँ पर आंसर बी, आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार में पड़ता है। याद रखिए बिहार राज्य के कुंडलग्राम होगा। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपका है, वैसे महावीर स्वामी का आपसे पूछा गया है ना, तो इसके ऑप्शन क्या लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन क्या आप लगा दीजिए। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे, तो आर्यभट्ट और आपके कालिदास कहेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका चंद्रगुप्त सेकंड जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर भवन है और निर्माण करता दिया गया है, तो चलिए सुल्तानगढ़ी भैया इल्तुतमिश ने बनवाया था, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। लाल महल किसने बनवाया, तो आपके बलबन ने बनवाया था, ठीक है, बलबन ने लाल महल, यहाँ पर 4 हो जाएगा। जमात खाना मस्जिद आपके बनवाया, तो आपके खिज्र खान ने बनवाया था, ये है आपका 1 नंबर है। और 2.5 दिन का झोपड़ा है वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 जो कि ऑप्शन में लगा होगा लगा दीजिएगा। 3 4 1 2 देखिए है क्या, 3 4 1 2 3 4 1 2 देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी हो गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि छत पर वर्षा जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी समस्या है, यहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कतें हैं। मीठे वाला पानी जो मतलब पीने वाला पानी होता है बहुत गहराई से निकालना पड़ता है ना। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में सबको समस्याएं आएंगी, इसलिए पानी का प्रयोग उतना ही करें जितना जरूरी है। दोस्तों छत पर वर्षा का जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, 33 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका तमिलनाडु, कौन हो जाएगा, तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा तमिलनाडु इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से क्यों ढकी हुई हैं। भाई इसका भी रीजन ये है कि जो पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढलानें हैं वो पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हैं, क्योंकि वहाँ अधिक वर्षा होती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो ये है आपका कौन है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि त्रिभुजाकार आकृति में बना है। इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर अर्थात जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे के रूप में जाना जाता है, जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। तो दोस्तों ये जोड़ता है आपका बनिहाल दर्रा, कौन है, आपका बनिहाल दर्रा है। दोस्तों याद रखिए बनिहाल दर्रा हो जाएगा, ठीक है ना। और यह दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से ही यहाँ पर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन था। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 37 नंबर में वो आपका कजाकिस्तान हमेशा ये नंबर 1 में रहता भी है ना। कजाकिस्तान, उसके बाद कनाडा, फिर नमीबिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उज्बेकिस्तान आपका आता है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर ये प्रकाशित होती है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, और ये प्रकाशित होती है। आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ये आपकी होती, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर है आपके अनुसंधान परिषद ICAR, भारतीय कृषि होना चाहिए, भाई गड़बड़ लग गया। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर आपका बनेगा कौन है, भारतीय कृषि अनुसंधान बनेगा भाई। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, 38 नंबर में ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ए नंबर आपको लॉक करना है, ठीक है। सुधार यहाँ पर कर सकते हैं, 38 नंबर में अपना सुधार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से मिलान कीजिएगा, मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। 39 नंबर में क्या सही हो सकता है, तो भैया आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो असम की राजधानी दिसपुर है, तो आप कहेंगे सर 3 लगाइएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो आप 4 लगा देंगे। तेलंगाना की आपकी हैदराबाद है, तो आप 1 लगाएंगे। पश्चिम बंगाल तो आप कोलकाता है, तो आप यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो 3 4 1 2 देखिए कोई ऑप्शन है, 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 देखिए ऑप्शन सी आ रहा है। अनिल और अनल का सही युग्म इनमें से क्या है। हमेशा से आपने पढ़ा है कि भैया अनिल और अनल होता क्या है। अब आप बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो आप कहेंगे सर अनिल मतलब यहाँ पर हवा और अनल मतलब आग होता है। तो देखिए आपका आंसर कोई मिल रहा है क्या, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, हवा और आग, जो कि ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्यांश का एक शब्द आपको बताना है, वाक्यांश का एक शब्द आपको बताना है कि जिसके मन में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर निर्मम होता है, क्या निर्मम, इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और जिसे दया ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे निर्दय कहते हैं। और जिसे भय ना हो उसे निर्भय कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार
शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, 48 नंबर बताना है। अब देखिए 48 नंबर में यहाँ पर आपका तिमिर है, दुहांत दिया है, तमिश्र दिया है, लेकिन निलय नहीं होता है। ठीक है, निलय नहीं होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, निलय मतलब होता है घर या निकेतन कह सकते हैं। अगला है किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपके नहीं है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपके नहीं है 49 नंबर में। तो 49 में देखिए यहाँ पर दिया है कुस्मित का दिया है कंटित। ठीक है, फिर दिया है घन का तरल दिया है, विरल का मिलन होता है। यहाँ पर कीर्ति का दिया है उपकीर्ति दिया है। क्या दिया है? उपकीर्ति दिया है। उपकीर्ति होता है अपकीर्ति। कीर्ति का अप होता है, यहाँ पर अपकीर्त होना चाहिए, उप नहीं होना चाहिए, गलत आपका है। अगला है सावन हरे न भादो सूखे। तो भैया सावन हरे न भादो सूखे मतलब होता है सदा एक सी दशा। सदा एक सी दशा, यहाँ पर सदा एक सी दशा कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए है कोई ऑप्शन, सदा एक ही दशा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 61 का ऑप्शन लॉक किया जाए। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है तो आप कहेंगे सर 126वां स्थान। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा कि जो शांति सूचकांक में भारत के स्थान है वो 26वां स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन शुरुआत किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आंसर 62 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा शहडोल। क्या हो जाएगा? शहडोल जो आपका है, शहडोल है ना। और देखा जाए ये मध्य प्रदेश में पड़ता है शहडोल, वहां से शुरुआत हुआ है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि जून 2023 में, क्या जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक राज्य आपका बन गया है। 63 ऑप्शन में से क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा तमिलनाडु बन चुका है। कौन है? तमिलनाडु आपका बन गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर इसके पहले देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश का नाम आता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहले नाम आता था उत्तर प्रदेश, फिर दूसरे में आपका कर्नाटक, फिर तीसरे में महाराष्ट्र आता था। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा 63 नंबर में वो आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 64 नंबर में, तो 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नोएडा में। यहाँ पर बनाया गया है, नोएडा में स्थापित किया गया है और इस पार्क का नाम दिया गया है वेद वन पार्क। वेद वन पार्क। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर 65 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 65 नंबर में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 200 यूनिट। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कि अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई थी गृह ज्योति योजना। इसके तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है। तो ये दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना है और जो शुरुआत की गई है वो आपके बांग्लादेश में की गई। इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है। 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 67 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में ये आपका है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये गुजरात में बनाया गया है। कहाँ पर है? गुजरात में। और आप कहेंगे कि ये जो आपका सूरत है ना, सूरत आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसका नाम रखा गया है सूरत डायमंड बोर्स। क्या? सूरत डायमंड बोर्स रखा गया है। इसे हीरा व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। और इससे पूर्व विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय कौन था? अमेरिकी सुरक्षा विभाग का पेंटागन परिषद था, है ना। लेकिन अब कौन हो गया है? सूरत हो गया है। अगला है जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियंस 2023 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आंसर सी हो जाएगा आपके पद्मिनी राउत। पद्मिनी राउत ने जीता है। इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है। याद रखिएगा अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइस NLOS प्राप्त हुई है। यहाँ पर आंसर देना है 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इजराइल से प्राप्त हुई है। कहाँ से? इजराइल से प्राप्त हुई है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर तक आपकी है, याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। 1 का ऑप्शन देना है। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बताएगा कि किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। अब आप कहेंगे सर जी भूटान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भूटान कुछ इस प्रकार से होता है।
तो यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या कह रहे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मेघालय पड़ जाता है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी नंबर है मेघालय, ये आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। भूटान के साथ सीमा जो साझा करने वाले भारतीय राज्यों में देखो सिक्किम भी है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, लेकिन भैया जो मेघालय है ये भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो ऑप्शन जिसका आएगा बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। देखो उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका हो गया कि भैया ये त्रिपुरा ही है जो कि 3 ओर से यहाँ पर बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगर पूछे इसकी राजधानी क्या है तो आप क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे सर इसकी राजधानी अगरतला है, क्या है अगरतला है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है, 3 का ऑप्शन देना है और 3 का ऑप्शन ये हो जाएगा बिहार से है। कहां से है, आपके बिहार से जुड़ा है, बिहार की ये नृत्य शैली है, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो इस नृत्य में महिला पात्र की भूमिका भी पुरुष कलाकार करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। बताएगा कि विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार इनमें से कौन हो जाएगा। यहाँ पर 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ये है ऑप्शन बी नंबर है गोल्डन पांडा पुरस्कार। क्या गोल्डन पांडा पुरस्कार, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 5 की अगर बात करते हैं, देखिए जवाब आने शुरू हो गए और जवाब यहाँ पर याद रखिएगा बी नंबर है यहाँ पर 11 जुलाई को कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 6 को ऑप्शन लॉक किया जाए। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है 1966 में। कब हुई थी, तो आपके 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि को गोल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गोल्ड सिटी के नाम से जो जानते हैं किसे जानते हैं, 7 को ऑप्शन देना है और 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जैसलमेर जो ऑप्शन है ए नंबर जैसलमेर, तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। वहीं पर दोस्तों याद रखिएगा आपका जो जोधपुर है, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भैया पिंक सिटी किसे कहा जाता है, पिंक सिटी किसे कहते हैं, यहां पर आपको जवाब देना है पिंक सिटी किसे कहते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अगला दिया गया विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के जो लेखक हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। विंग्स ऑफ फायर जो कि आपके जानते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति आपके एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब ऑप्शन देखा जाए आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लोकसभा का जो गणपूर्ति होती है, कोरम होता है, दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या बनेगा 1/10 इसका आंसर राइट हो जाएगा। मतलब 1/10 लोग आपके होने जरूरी हैं, है ना, तभी यहाँ पर कोई ना कोई कार्यवाही होगी, नहीं तो फिर वो काम होगा नहीं। यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का गुरुदूत अर्थात पायनियर किसे कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का जो गुरुदूत कहा जाता है वो किसे कहते हैं। दोस्तों ये आपके कौन है, यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या हो जाएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। उस समय देखा जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे, ठीक है, और देखा जाए उन्होंने ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का उग्रदूत कहा गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। भारतीय आर्थिक समीक्षा जो प्रकाशित करता है कौन करता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो 11 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, याद रखिएगा वित्त मंत्रालय। कौन करता है, वित्त मंत्रालय होता है। और कब किया जाता है, जिस दिन बजट पेश करना होता है इसके 1 दिन पहले, है ना, याद रखिए बजट पेश करने के 1 दिन पहले ये आंकड़े अनुमानित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है। CRR को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे CRR मतलब होता क्या है, नगद आरक्षित अनुपात होता है। नगद आरक्षित अनुपात कैसे, रिवर्स रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी आपके कहाँ पर हुई थी। आप कहेंगे सर 1960 में हुई थी उत्तर प्रदेश में, जो कि देखा जाए कि इसका नाम बदला गया था जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय, है ना। तो ये उत्तराखंड में पंतनगर है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। अब ये जो आपका है अब कहाँ है, तो यूके में है। अगला है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन को लॉक किया जाए।
योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि भैया योजना आयोग को जो समाप्त किया गया था, है ना, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 1 जनवरी 2015 से यहाँ पर नीति आयोग आ गया था। याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगर पूछे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो आपके सुमन बेरी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वायु दाब को मापने का यंत्र क्या होता है। वायु दाब को जो मापा जाता है वो किससे मापते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि बैरोमीटर का जो पारा होता है अगर वो अचानक से नीचे आ जाए तो समझो तूफान आने की संभावना है। और बैरोमीटर की ऊंचाई में धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो, गिरावट हो, धीरे धीरे गिरावट होती, धीरे धीरे तो क्या होता है, वर्षा का संभावना होती है। और बैरोमीटर की ऊंचाई में क्रमिक चढ़ाव, अगर ये जो बैरोमीटर में पारा अगर अचानक चढ़ जाता है, मतलब देखा जाए तो मौसम क्या होता है, साफ होने के संकेत मिल जाते हैं। अगला है घुटनों का जो जोड़ होता है। ये घुटनों का जो जोड़ होता है भैया, घुटनों के जोड़ को कहा क्या जाता है। यहाँ पर 16 नंबर में ये बोलते हैं कोर संधि। क्या बोल देते हैं, इन्हें कोर संधि कह देते हैं या हिंज जॉइंट कहा जाता है। हिंज जॉइंट, है ना, कब्जा जॉइंट भी कहते हैं। घुटनों के जोड़ को कब्जा जॉइंट, कोर जॉइंट या हिंज जॉइंट आदि नामों से जाना जाता है। तो आप समझेगा, आप ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है 17 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर अग्न्याशय। ये अग्न्याशय जो आपकी है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है दूसरे नंबर की। और पहली जो आपकी है वो कौन सी है, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी बॉडी की है। याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो जो अग्न्याशय है ये एक मिश्रित ग्रंथि भी है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि भी आपकी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि शोल्डर किन 2 धातुओं से मिलकर बना होता है। जो शोल्डर होता है वो कौन सी मिश्र धातुओं से बनता है। शोल्डर की अगर बात करते हैं तो टिन और शीशा को मिला दीजिए। क्या, टिन और शीशा को मिला दीजिए, आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो शोल्डर होता है इसका गलनांक आपका जो होता है वो 90 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो आप कहेंगे सर चींटियों से होता है ना। यहाँ पर क्या ऑप्शन है क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ ऑप्शन है। कहाँ पर है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। लाल चींटी इसका आंसर बन जाएगा। बिच्छू जो होते हैं ना, बिच्छू में भी होता है, मधुमक्खियां भी होता है, बर्रा होता है ना, जो एक पीली पीली मधुमक्खी होती है। यहाँ पर विशेष करके देखा जाए लाल जो चींटियां होती हैं उनमें ज्यादा मिलती है इनमें से। तो इसका जो आंसर आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखा जो जलन होती है कहीं ना कहीं उसी की वजह से होती है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार करता है। तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 32 है, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 32 है, ये आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है ना, जो कि आप लोग 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपने मौलिक अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह आपसे कह रहा है। तो भैया यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका जवाब सी हो जाएगा 37, ठीक है, 37 आपका है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ है। समान नागरिक संहिता से इनमें से कौन सा पॉइंट है। भाग 4 में देखा जाए तो 36 से 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक में आते हैं। और इनमें से दोस्तों देखा जाए तो आप कहेंगे सर 22 नंबर का ऑप्शन डी वाला जो दिया गया है अनुच्छेद 44 ये आपका है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन हुआ था, क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा क्षेत्रीय परिषद का सृजन संसदीय कानून द्वारा हुआ, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइएगा जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। दोस्तों 24 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे बताना है, पहले न्यायाधीश की बात कह रहा है और उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे, इनका नाम दोस्तों याद रखिए, इसको ऑप्शन आपका नंबर, इनका नाम है जस्टिस वी रामास्वामी, ठीक है, वी रामास्वामी, जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 25 नंबर में। तो भाई आप कहेंगे 25 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कंसर्न में से क्या हो सकता है। बेटर क्वेश्चन, बेटर आंसर आपका कौन हो जाएगा। यहाँ पर 9 अगस्त या आप लोग 8 अगस्त जानते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐतिहासिक जो आपका है गोलियारा टैंक जो आपका आयोजित हुई थी, और इसी में देखा जाए तो कुछ यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया और इसके बाद देखा जाए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मतलब धीरे धीरे प्रक्रियाएं आपकी हैं, रात दिन के हिसाब से बोल दिया है, वैसे आपको 8 ज्यादा मिल जाता है। यहाँ पर 9 दिया है, उसमें आपका नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए जब आंदोलन शुरू हुआ तो एक ऑपरेशन चालू किया गया था, ऑपरेशन 0 आवर। ये अंग्रेजों ने शुरू किया था, जैसे गांधी जी हैं या जो नेता लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया था। अब पूछा जाता है कि गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ ले गए थे, तो गिरफ्तार करके और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खा पैलेस में रखा था, है ना। यहाँ पर जो आप
आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी। अखबार की बात किया है तो आपका जवाब देखिए क्या हो सकता है। ये आपका इंडियन ओपिनियन है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है। इंडियन ओपिनियन नामक ये अखबार निकाला था दोस्तों, याद रखिए। ये गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, ठीक है ना। एक पॉइंट होता है भैया 1904 में इन्होंने क्या किया था, तो 1904 में उन्होंने डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब दिया गया है, ये सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। अब आप कहेंगे दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी, है ना। 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है, 1942 में हुआ था। साइमन कमीशन देखा जाए 1928 हो जाएगा, 1928 हो जाएगा। यहाँ पर आपका गांधी रिविन समझौता 1931 में हुआ था, 1931 में। आप ही बताइए कौन सा क्रम सही कर दिया जाए। यहाँ पर जो आपका क्रम हो सकता है सबसे पहले घटना कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन होगा आपका साइमन कमीशन, आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किसको प्रदान की गई है। यहाँ पर 28 नंबर में तो ऑप्शन डी हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर 29 ऑप्शन देना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो ये बताइए हावड़ा संयंत्र केस शायद आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, आज पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। ये बताइएगा कि हावड़ा संयंत्र केस जो आपका है ना, ये आपके जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी मतलब यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र आप लोग जानते हैं, लाहौर में आपके राजगुरु हो जाएंगे, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस में यहाँ पर अमीर चंद, कौन अमीर चंद या अमी चंद बोल देते हैं, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अलीपुर षड्यंत्र में जो आपके थे वो कौन है, तो आपके अलीपुर में जो बच्चे हुए हैं अरविंद घोष, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। कुल मिला के इस प्रकार से आप आंसर है बन जाएगा 3 4 1 2। क्या बनेगा 3 4 1 2, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। 3 4 1 2 देखिए ऑप्शन सी हो गया है। अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महान अशोक किस वंश का शासक था। महान अशोक किस वंश का शासक था 30 नंबर में, तो दोस्तों 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा मौर्य वंश का था। क्या मौर्य वंश इसका ऑप्शन है, यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए अशोक थोड़ा प्रसिद्ध हुआ था कहीं ना कहीं कि बौद्ध धर्म का प्रचार इसने किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि एक मात्र वायसराय कौन था जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी। दोस्तों ये आपका है कौन, ये है आपका कौन आंसर देना है, ये है लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब भ्रमण कर रहे थे तो उस समय एक अपराधी था जिसने कह सकते हैं इसकी हत्या कर दिया था, ठीक है। और देखा जाए तो लॉर्ड मेयो के समय में ही 1872 में जनगणना प्रारंभ हो गई थी, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी कहाँ पर हुई थी। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई या आपके कहाँ हुई थी 32 देना है। तो आप कहेंगे 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्षों में यहाँ पर देखा जाए 32 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर बोध गया, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और रात्रि को हुई थी भैया, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। यहाँ पर उसी के बाद यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए गए थे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सम्मिलित करना है। यहाँ पर सम्राट उनमें मकबरा पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर बाबर का मकबरा तो काबुल में है, कहाँ पर है, काबुल में है। काबुल कहाँ पर दिया है, 3rd नंबर में आपको दिया गया है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो सिकंदरा में है, सिकंदरा कहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, तो आपके लाहौर में है, शाहदरा लाहौर, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और शाहजहां का कहाँ है, तो शाहजहां का आगरा हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका क्रम बन सकता है 3 4 1 2, इसका आंसर राइट हो जाएगा 3 4 1 2 देखिए ऑप्शन सी नंबर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया, तो 30 को ऑप्शन देना है। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सोमपुर महाविहार ये है आपके कौन, पाल। पाल कौन है, यहाँ पर धर्मपाल। दोस्तों 34 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुरी अर्थात पहाड़पुर में विहारों की स्थापना यहाँ पर करवाया था, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। तो भैया आप देखेंगे उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में भी वर्षा होती है, और ये वर्षा होने का कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहीं न कहीं आपका होता है दोस्तों, याद रखिए। और ये जो आपका मानसून होता है वो भूमध्य सागर है ना, अटलांटिक महासागर से होते हुए ये आपका कह सकते हैं भारत में आता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बताइएगा कि भारत का कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर 36 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। अब आप कहेगा सर 36 नंबर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान आपका है ना, ये भैया आपके कहाँ पर है, मणिपुर में है। मणिपुर में है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, और ये है कहाँ पर, बिष्णुपुर जिले में है, जो कि लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। तो आंसर आपका बनेगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है इनमें से
कौन है? दोस्तों ये झील आपकी है चिल्का झील है। कौन है? चिल्का झील इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इनमें से जो ऑप्शन दिया है भाई, है ना, याद रखिए। वैसे आपके तिब्बत में आपकी है एक झील, ठीक है, तिब्बत में एक झील आपकी है, वो आपकी है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर दिया नहीं गया है। पेंगांग करके एक झील है जो कि आपके खारे पानी की है, लेकिन ऑप्शन में आपका दिया नहीं गया है, तो हम इन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर राइट कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार इनमें से कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है इनमें से कौन सा है? यहाँ पर देखिएगा तिब्बत का, मेघालय, दक्कन, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका जवाब हो जाएगा तिब्बत का, है ना। क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार आपका सबसे ऊंचा पठार आपका है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार आपको मिलेंगे? यहाँ पर 39 नंबर में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि भंडार की अगर बात कर लेता है, क्या भंडार की अगर बात कर लेता है तो ऑप्शन क्या देना है? डी नंबर यूएसए में है। वैसे भैया आपका जो उत्पादन में है वो आपका चाइना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित का मिलान करना है, मुद्रा और आपका देश दिया गया है। अब यहाँ पर कौन सी मुद्रा कहाँ की है बताइएगा फटाफट। तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा, है ना। तुर्की की मुद्रा लीरा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वेनेजुएला के क्या है? तो वेनेजुएला का है वोलियर, क्या है? वोलिवियर, जो कि इसका आपका 3rd हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या दिया है? संयुक्त राज्य अमीरात, ये आपका दिरहम, क्या हो जाएगा? दिरहम, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और आर्मेनिया की क्या है? तो आर्मेनिया की है, याद रखिएगा, आर्मेनियन ड्रैम, ठीक है, आर्मेनियन ड्रैम। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये वाला बन जाएगा 1। तो भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। 2 3 4 1, 2 3 4 1, देखिए ऑप्शन मिल गया है बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे यहाँ पर शब्दयुग्म कह रहा है अभय और उभय शब्दयुग्म का सही अर्थ बताना है। यहाँ पर आप बताइएगा कि अभय और उभय शब्दयुग्म का सही अर्थ इनमें से क्या हो सकता है। अब आप कहेंगे सर उभय मतलब और अभय मतलब क्या होता है? आप कहिए सर अभय मतलब कहीं ना कहीं जिसको डर ना हो, अभय, है ना। यहाँ पर निर्भय कह सकते हैं, और उभय मतलब कॉमन अर्थात दोनों। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो आपका 46 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो सकता है? यहाँ पर 46 का ऑप्शन हो जाएगा निर्भय, और दोनों ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है शुभेच्छा का संविच्छेद आपको करना है। क्या करना है? शुभेच्छा का संविच्छेद करना है। और शुभेच्छा कहेंगे तो शुभ धन इच्छा, है ना, शुभ धन इच्छा, और एक की मात्रा है, तो आप कहेंगे सर ये गुण संधि में है, तो आपका आंसर यहाँ पर 47 नंबर में आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर, तो यह समुद्र का होता है पारावार होता है, अर्णव होता है, पयोधि होता है, लेकिन अम्बुद तो नहीं होता है, क्योंकि दा मतलब होता है बादल, है ना, तो अम्बुद मतलब होता है बादल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपका दिया गया है? 49 नंबर में। यहाँ पर देखिए 49 नंबर की अगर बात करते हैं, सही पूछ लिया गया 49 नंबर में। पहला पॉइंट है करुण का निष्ठुर होता है, पहला ही आपका बिल्कुल राइट हो गया है, पहला ही बिल्कुल आपका राइट आंसर है। यहाँ पर आस्तिक का नास्तिक, है ना, आस्तिक का नास्तिक होता है, ये देखो गलत दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों संकल्प का विकल्प होता है, ये गलत दिया गया है। सुदूर का विस्तार होता है, जो कि यहाँ पर याद रखिएगा सुदूर का होता है निकट, यहाँ पर ये गलत दिया गया है। आगे बढ़िएगा कि गूलर का फूल होना, इसका जवाब देना है। आप कहेंगे सर 50 नंबर की अगर बात करते हैं तो गूलर का फूल होना मतलब होता है दुर्लभ वस्तु। क्या होता है? दुर्लभ वस्तु, कहीं पर है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो कि 61 नंबर में कि अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहां पर होगा? यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, फटाफट जवाब देना है कि अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहां पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पर जो 61 नंबर है ऑप्शन बी हो जाएगा आपके प्रयागराज में। कहां पर? आपके प्रयागराज में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिति 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? वन वर्ल्ड टीवी समिति का आयोजन किया गया है 62 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो सकता है? तो 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी आपका आंसर बन जाएगा। अगला दिया गया है कि नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था आपकी है? नए संसद भवन में दोस्तों याद रखिएगा 1272 सदस्य जिसमें लोकसभा के होंगे, और यहाँ पर देखा जाए तो 888 सीटें और राज्यसभा के 384। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से 63 नंबर का ऑप्शन क्या हो सकता है? यहाँ पर जो आपका 1272 ये वाला ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा, और बनवाया गया था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो दोस्तों बताना है अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है 64 नंबर में। तो आप कहेंगे सर 64 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा फिनलैंड। क्या हो जाएगा? फिनलैंड आपका आंसर है राइट हो जाएगा, जो कि आईएमपी क्वेश्चन आपका है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया है? तो बताइएगा कि आपदा सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया है। 65 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर म्यांमार। दोस्तों क्या हो जाएगा? बी नंबर म्यांमार इसका आंसर है राइट हो जाएगा। म्यांमार में मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा स्थिति आई थी जिसके लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था।
अगला है भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां पर बनाया जा रहा है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क है दोस्तों 66 नंबर में। तो 66 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिए तिरुवनंतपुरम में। कहां हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा यहाँ पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। अगला है कि भैया जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नंद बाबा, ये आपके कहां पर, तो भैया आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बे नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जून 2023 में सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार ये किसे प्रदान किया गया है। ये सर्वोच्च सम्मान है आपके सूरी नाम का है दोस्तों। 68 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। भैया द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू। अगला दिया गया है कि जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित कर जीता है। तो दोस्तों भारत ने जो हराया है वो किसे हराया है, तो आपके पाकिस्तान को हरा कर दोस्तों याद रखिएगा कि जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला दिया गया है कि जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया है। यहाँ पर दोस्तों 70 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भैया ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत आपका है और हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया है, ये जून 2023 की बात हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर श्रीलंका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। श्रीलंका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या था, तो एमवी इम्प्रेस। क्या नाम है? एमवी इम्प्रेस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। चलिए 1 का ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए नेपाल का पूछा गया, नेपाल से नहीं लगती है। आप देख सकते हैं कि नेपाल से सिक्किम की लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, उत्तराखंड की लगती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका असम, तो वही असम तो नहीं लगता है ना। यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से को छोड़कर बाकी सभी देशों से आपकी लगती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, भूटान से लगती है, नेपाल से लगती है। लेकिन भैया क्या पाकिस्तान से लगती है क्या? नहीं लगती है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर जी पाकिस्तान को कौन सी सीमा, पाकिस्तान को सीमा करने, पाकिस्तान को स्पष्ट करने वाले, तो भैया केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे जम्मू कश्मीर हो गया है ना, और इसके बाद देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख ये आपके शामिल हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है फुलकारी, जो आपका है फुलकारी, कांथा, चिकनकारी, ये जो आपके हैं तो ये है क्या। ये दोस्तों आपका है कढ़ाई एक शैली है। क्या ये कढ़ाई की एक शैली है? ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है ये बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 को ऑप्शन देना है। अब आप कहेगा बीसी राय होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार 1962 से स्थापित किया गया था। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में 24 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 का ऑप्शन देना है। दोस्तों 5 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो भैया राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस, उसका जवाब इनमें से बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो आपका है यह संबंधित है, आपकी किससे संबंधित है। बताना है निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका संबंधित है एक प्रकार से एक ऐसी संस्था है ना, क्या ये मानव अधिकार संस्था है, मानव अधिकार से संबंधित संस्था है। ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके लंदन में है। और दोस्तों याद रखिए 1961 में ब्रिटेन में पीटर बेसेंस द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा और राज्यों से संबंधित जो आपके प्रतिनिधि हैं आपको मिलान करना है ना, सही आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। तो आप देखिए 7 नंबर में आप कहिएगा पंजाब में कितनी है। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में, अगर पूछा तो 25 बताइएगा। आंध्र प्रदेश में कितने हैं, तो यहाँ पर 25, यहाँ पर सी हो जाएगा। तमिलनाडु में कितनी है, तो आपकी 39 हैं। याद रखिए कितने, तो यहाँ पर देखो 39, आपका यहाँ पर 39 हो जाएगा। कौन सा है, यहाँ पर 39 हो गया, ई हो गया है ना। यहाँ पर महाराष्ट्र में पूछता है तो महाराष्ट्र में कितनी है, महाराष्ट्र में पूछता है तो महाराष्ट्र में 48 हो जाएंगे। कितने, यहाँ पर महाराष्ट्र में 48, इसके यहाँ पर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पूछता है तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में 11 हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल पूछता है तो पश्चिम बंगाल में 42 हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। ठीक है ना। मिलान करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको मिलान करना है तो कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। यहाँ पर CEAB ये जो आपके डी हैं ये आपका मिलान आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है अर्थात जो डेटा है ये कौन सा कार्यालय अर्थात संस्था जारी करता है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये होता है एनएसओ। ठीक है, एनएसओ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुसार मापा जाता है। अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो के अनुसार मापा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, राष्ट्रीय आय से। किससे निकालते हैं? तो राष्ट्रीय आय से निकाला जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 9 का ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? मौद्रिक नीति समिति का गठन किया, दोस्तों याद रखिएगा, यह ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 2016। क्या 2016 में मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था, और इस समिति का गठन ब्याज दर निर्धारण के लिए उपयोगी और परामर्शदायी बनाने के लिए किया गया था। और इसका जो कह सकते हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं वो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन देना है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, सितंबर 2014 में। कब? सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था। और इसका लोगो पूछेगी, इसका लोगो क्या है? तो शेर। क्या है? शेर हो जाएगा। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था, दोस्तों याद रखिएगा, भोजन, काम और उत्पादकता। भोजन, काम और उत्पादकता, जो कि 1985 से लेके 90 तक के आपका समय आपका है। यहाँ पर दिया गया है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? आप देखते हैं जब बर्फ होती है उसको या तो बुरादे से कर दीजिए या तो आप भूसे में गाड़ दीजिए, तो जल्दी नहीं पिघलती है ना, जल्दी नहीं पिघलती है। क्यों नहीं पिघलती है? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की सुचालक है, और ऊष्मा की कुचालक होने के कारण लकड़ी मतलब लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक है। क्या है? कुचालक है। और ऊष्मा की कुचालक होने के कारण लकड़ी जो है वो कोई बाह्य ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। ठीक है, याद रखिए, इसका जो आंसर है 13 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है? लड़की और लकड़ी गड़बड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? हृदय के संकुचन को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर दोस्तों इसे कहा जाता है सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल कहते हैं, याद रखिएगा। मतलब जो हृदय होते हैं, धड़कने के दौरान 2 प्रकार की क्रिया होती है ना, यहाँ पर एक संकुचन होता है, एक होता है शिथिलन होता है। तो संकुचन को सिस्टोल बोल देता है और शिथिलन को डायस्टोल बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? आप कहेंगे सर 15 का ऑप्शन जो बनेगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पर विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? समान तत्व के सभी आइसोटोप में होते क्या हैं? समान तत्व में देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक भार होते हैं। मतलब क्रमांक सेम होता है लेकिन भार बदल जाते हैं। जैसे 1H1 होता है, 1H2 होता है, तो क्रमांक सबका क्या है? कॉमन है, भार तो बदल रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सम्मिलित नहीं है? 17 नंबर में ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सम्मिलित नहीं है। अब आप कहेंगे नींबू में लैक्टिक अम्ल दिया गया है, ये बताइए क्या नींबू में लैक्टिक अम्ल होता है? क्या नींबू में लैक्टिक अम्ल होता है? क्या बताइएगा, यहाँ पर बताना है। नींबू में क्या होता है? नींबू में खट्टापन होता है, उसमें होता है साइट्रिक अम्ल। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। तो भैया ये गलत दिया गया है। संतरा में साइट्रिक है, सिरका में एसिटिक है और टमाटर में ऑक्जेलिक है। ठीक है ना, तो गड़बड़ी आपकी ये नंबर हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग यहाँ पर देख सकते हैं 4K में, जो कि अनुच्छेद का 51A है, कितने मौलिक कर्तव्यों के निर्धारित किए गए हैं? वर्तमान दिया गया, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं वर्तमान में कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 11 मौलिक कर्तव्य आपके हैं। जब प्रारंभ में इसको ऐड किया गया था, है ना, तब भैया जो 86 नंबर का संशोधन हुआ था 2002 में, तब आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में क्या हो गया? बढ़ के 11 हो गए। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए सामाजिक दिया गया है, कहीं ना कहीं ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अनुच्छेद 39 है। ये लोगों के कल्याण को है ना बढ़ावा देने के लिए, एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 38 जिम्मेदार है। अगला है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा कैसे देगा? तो राष्ट्रपति जो देता है किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारा जो आपका है ये कौन सी एजेंसी करती है? तो भैया एजेंसी होती पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला पॉइंट आपसे आ गया है, कह रहा है भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? चलिए बताइएगा, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय इनमें से कौन था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर में। अब आप कहिएगा सर भारत में, तो भारत में भैया कलकत्ता ही होगा, और क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति जो था 23 नंबर में कौन हो जाएगा? दोस्तों 23 नंबर का ऑप्शन बने आपका ए नंबर है, कैप्टन मोहन सिंह, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ये आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। अगला है निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? 24 नंबर में। दोस्तों 24 को ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है
कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। यहाँ पर आपकी घटना देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर घटना देखा जाए तो 1931 में 5 मार्च 1931 गांधी दिन हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931। वहीं पर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, है ना। यहाँ पर दोस्तों 1931 में ये भी था, लेकिन भैया ये क्या था, 23 मार्च को, तो 23 मार्च, ये 5 मार्च है, 5 मार्च 1931 है। फिर इसके बाद देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, जो कराची अधिवेशन हुआ था ये भी 1931 में हुआ था। ये 19 से 31 मार्च 1931 में ये भी हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर ये कराची राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, लेकिन यह हुआ था 29 से लेके आपके 30 मार्च में हुआ था ना। तो ये आपका 1931 में। पूना समझौता हुआ था, ये आपके 1932 में हुआ था, 1932 में। क्रम आपको लगाना है तो आप लोग क्रम लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। आप 5 मार्च ये है और 23 मार्च ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दोस्तों ये अधिनियम है जो कि 1919 में आया था। ये ऑप्शन आपका नंबर 1919 अधिनियम, ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। चलिए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को जो प्रारंभ किया वो किसने किया था? दोस्तों इनका नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन डी हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, आपका नंबर है। अगला दिया गया है कि 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? भैया जो सती प्रथा ये अपराध है ना, इसको समाप्त किया वो किसने किया था? यहाँ पर जवाब देना है 28 ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए भाई 28 को ऑप्शन दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, आंसर क्या इसमें से हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका लगभग आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह आपको बताना है। वैदिक काल में जो देवता थे वाकई कौन थे? तो वैदिक काल में दोस्तों यहाँ पर अग्नि थे, इंद्र थे और सोम देवता, ये आपके थे, याद रखिएगा। अगला है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? 30 नंबर का ऑप्शन देना है। अब आप कहिएगा 30 को ऑप्शन बी हो जाएगा आपके राजगृह में। कहाँ पर है? आपके राजगृह में हुई थी, इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। राजगृह में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। आजाद शत्रु के समय हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था 31 नंबर में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? 32 को ऑप्शन देना है। 32 को ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, कह सुमेलित नहीं है। दीवान ए मुक्त खराज, दीवान ए मुक्त खराज, ये दोस्तों आपका देखा जाए राजस्व विभाग था अलाउद्दीन खिलजी से, तो पहला पॉइंट तो सही है। अगला दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही भैया मोहम्मद बिन तुगलक से, ये आपका क्या है? कृषि विभाग था, ये भी आपका सही है। दीवान ए खैरात दोस्तों आपके ये फिरोज शाह तुगलक, जो कि एक दान विभाग था, क्या था? एक दान विभाग था। कुल मिलाकर देखा जाए ये भी सही दिया है। दीवान ए रियासत जो कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है और ये बाजार नियंत्रण था, तो भैया ये बलवन नहीं है, ये है आपका क्या? अलाउद्दीन खिलजी, और ये बाजार नियंत्रण से संबंधित है, याद रखिए, इसलिए ऑप्शन डी नंबर गलत दिया गया है। अगला दिया गया है कि पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन जो होते हैं वो के कारण होते हैं 33 नंबर में। अब आप कहिए सर यहाँ पर देखा जाए तो पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। यहाँ पर 33 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष में घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में यहाँ पर देखा जाए पृथ्वी की परिभ्रमण होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यास है 34 नंबर में। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपके उड़ीसा हो जाएगा, बी नंबर। अगला है हिंद महासागर का आकार कैसा है? दोस्तों याद रखिएगा हिंद महासागर का आकार है ये लगभग देखा जाए त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए यम आकार होता तो ज्यादा हो जाता, क्योंकि ऐसे हैं, और कुल मिला के इस प्रकार से कह सकते हैं, है ना, डब्ल्यू या शायद एम प्रकार से लगभग यहाँ पर कह सकते हैं, ऑप्शन सी नंबर है। अगला दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो लगभग दे दिया है ना, लगभग आपका है, वैसे दिया नहीं है लेकिन होता ऐसा ही है। यहाँ पर दिया गया विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान ये है आपका सहारा मरुस्थल, ठीक है ना, जो कि अफ्रीका में है। अगला संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? जब उत्पादक पूछे तो आप उत्पादक लगाना है, उत्पादक में कौन है? तो आपका चीन है, ठीक है। उत्पादक पूछे तो उत्पादक ही बताना है, जिसमें से आपका चीन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भोजताल, जिसे पहले बड़े ताल के नाम से जानते थे, ये किस राज्य में है? हमने राजा भोज बताया था, राजा भोज ये आपके कहाँ से है?
मध्य प्रदेश से थे ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ऊपरी झील के रूप में भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से मिलान करना है, और चलिए मिलान कर लेते हैं। भैया आप बताइए, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो आप चंडीगढ़ लगा दीजिए, 2 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती लगा दीजिए, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की शिमला लगा दीजिए, यहाँ पर शिमला हो जाएगा। और इसके बाद उत्तराखंड की क्या है, तो देहरादून लगा दीजिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को मिलान करना है तो करते रहिएगा, लेकिन हमने यहाँ पर मिलान आपकी करवा दिया है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इसमें से आपको मिलान करना है। आप बताइए, सूडान की राजधानी खार्तूम है, क्या है, खार्तूम है। मालदीव की राजधानी माले है, आप कहेंगे माले है, ठीक है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, आप कहेंगे सोफिया हो गई। यहाँ पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, तो स्टॉकहोम है। तो इसको तो 1 2 3 4 जो पहला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कि व्याकरण की दृष्टि से क्या दिया है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर 46 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है। यहाँ पर आपका शुद्ध पूछा है। तूने, तो तूने शब्द होगा नहीं, अनेकों शब्द कभी लगता नहीं है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु शब्द दिया है, देखो ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि तथैव का संधिविच्छेद आपको बताना है। तथैव का सही संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, 47 नंबर में। आप कहेगा सर 47 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर तथा धन एव है ना, यहाँ पर तथा धन एव जो कि ऑप्शन देखा जाए पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं कि जूही की कली कविता के प्रथम कवि मतलब कवि कौन है। जूही की कली कविता के कवि इनमें से कौन है 48 नंबर में। तो दोस्तों इनका नाम है निराला, क्या है निराला, जो कि ऑप्शन में आपका नंबर है। अगला दिया गया है आविर्भाव का विलोम क्या होता है। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 49 नंबर में। भैया 49 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव तिरोभाव ये बिल्कुल रटा होगा आप सभी को, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि निम्न प्रश्न में से आपको मुहावरे बताना और सुमेलित भी करना है। कह रहा है कान लगाना मतलब क्या होता है। कान लगाना मतलब होता है ध्यान देना। चुगली हो रही हो तो देखो कितने लोगों से बड़े प्यार से कान लगा के सुनेंगे। कान लगाना मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी कान लगाना मतलब होता है ध्यान देना। यहाँ पर देखिए थर्ड हो गया ना। कान खड़े होना मतलब होता है चौकन्ना होना, क्या चौकन्ना होना, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आंख लगाना मतलब क्या होता है निगाह रखना, क्या निगाह रखना, इसका 4 हो जाएगा। और आंखें खुलना मतलब क्या होता है सजग होना, क्या होता है सजग होना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो बस ऐसे मिलाना आपको करना था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क जो आपका है ये आपके किस जिले में किया जाएगा। दोस्तों आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा 61 नंबर में। तो भैया ये आपके ललितपुर में की जाएगी। कहां पर है, आपके ललितपुर में किया जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में पहले महिला महाविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी 62 नंबर में। तो भैया ये की जाएगी आपके गोरखपुर में, ऑप्शन सी बनेगा गोरखपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में पढ़ाया भी है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा 55, कितने हो जाएंगे याद रखिएगा 55 रेलवे स्टेशन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2023 में किसे उत्तर प्रदेश में गौवंश संवर्धन और डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया राहुल चौधरी को बनाया गया है, ठीक है। राहुल चौधरी को गौवंश संवर्धन डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहां पर बनाया जा रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है और बनाया कहां जा रहा है, तो भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ये पूर्वी चंपारण में है, कहां पर, पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बनेगा। अगला है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाते हैं 66 नंबर में। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर 14 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिए 14 अगस्त हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री ने कहा नमो पथ देवका सीफ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया है। यहाँ पर दोस्तों इसका नाम जो आपका है 67 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा दमन में। कहां पर है, दमन में नमो पथ देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया है, दोस्तों याद रखिएगा। अगला दिया गया है भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है। दोस्तों आपका एमपी क्वेश्चन है और ये किया जा रहा है आपके मुंबई में। कहां पर, आपके मुंबई में किया जा रहा है, दोस्तों याद रखिए मुंबई में किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2023 में मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ को दिया गया है भारत रत्न। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना गया है। दोस्तों ये चुना गया है, आपका आंसर हो जाएगा सेल्वा प्रभु
सेल्वा प्रभु थिरुमन, ये आपके हैं, इनको चुना गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये भैया नामित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी आपके बन गए हैं, जो ये इनको आपका चुना गया है। तो ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर इसका राइट है ना। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एक बार सभी लोग वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जितने लोग भी यहाँ पर हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। और इसी प्रकार से बेहतर तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।